स्वामी जी भली भांति जानते थे कि वे अब अधिक समय इस मृत्यु लोक में नहीं रहेंगे और उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण के संदेश का प्रसार गुरु शिष्यों की परंपरा के द्वारा प्रसारित होते रहना चाहिए। वे यह भी जानते थे कि इन आध्यात्मिक आचार्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित करना होगा कि वे पश्चिमी ढंग से विचार तथा कार्य करने की पद्धति में सक्षम होकर भारत के आध्यात्मिक संदेश को पाश्चात्य लोगों के बीच प्रसारित कर सकें। इसके अलावा भारत की भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान की विशेष जरूरत थी। अतः पूर्वी तथा पश्चिमी जगत के बीच संबंध जोड़ना आवश्यक था। इस संपर्क के फलस्वरूप दोनों के बीच एक सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान तथा सहयोग विकसित होना था। फिर आध्यात्मिक विचारों पर सहज भाव से चर्चा तथा चिंतन हो सके, इसके लिए भी एक अति सुंदर, उदात्त तथा निर्जन परिवेश परम उपयुक्त था, विशेषकर हिमालय के ऐसे परिवेश में जहां अतीत काल में इन उदात्त विचारों को प्रथम अभिव्यक्ति मिली थी। 15 जनवरी सन 1897 को स्वामी जी भारत लौटे। इसके बाद जब उन्होंने देश का भ्रमण किया तो जगह जगह पर उनका स्वागत तथा अभिनंदन करके जनता ने अपने विश्व विजेता नायक की घर वापसी का जश्न मनाया। इस दौरान स्वामी जी को जो सम्मान पत्र दिए गए थे, उनके उत्तर में उन्होंने प्रेरक व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों में उन्होंने वेदांत के मूल सिद्धांतों तथा युग धर्म के रूप में अपने आध्यात्मिकता के संदेश द्वारा देश को पुनः जीवंत करने की जरूरत पर बल दिया था। उनके भाषणों से प्रेरित होकर देश के असंख्य लोग श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद के आदर्श जीवन तथा उपदेशों के प्रकाश से आलोकित वेदांत संदेश के प्रसार की जरूरत के प्रति जागरूक हुए। वैसे 1896 ईस्वी में स्वामी जी के भारत लौटने के पहले ही चेन्नई के उनके कुछ निष्ठावान अनुरागियों ने इस कार्य को सिरोधार्य कर लिया था। साथ ही उन लोगों ने प्रबुद्ध भारत नाम से अंग्रेजी में एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू किया था। इसके प्रतिभाशाली संपादक श्री B.R. राजम अय्यर थे। श्री अय्यर एक निष्ठावान भक्त होने के साथ ही एक अथक कर्मी भी थे। स्वामी जी का सदा से ही इस पत्रिका के साथ विशेष लगाव था, जैसा कि उनके द्वारा दिए गए इसके सुंदर नाम से ही प्रकट होता है। आधुनिक भारत में शिक्षा प्रसार की दृष्टि से पत्रिकाओं के महत्व से वे पूर्णतः अवगत थे। उन्हें लगता था कि उनके गुरुदेव का संदेश तथा उनकी विचार प्रणाली का प्रचार इसी के माध्यम से और साथ ही व्याख्यान तथा कार्य के द्वारा भी होना चाहिए। 1898 ईस्वी के जून में जब स्वामी जी अपना स्वास्थ्य सुधारने हेतु अपने कुछ शिष्यों तथा गुरु भाइयों के साथ अल्मोड़ा में निवास कर रहे थे, तभी उन्हें समाचार मिला कि पिछले महीने सहसा श्री राजम अय्यर का देहांत हो गया है। संपादक के अभाव में जून अंक के बाद पत्रिका का प्रकाशन बंद कर देना पड़ा, क्योंकि अय्यर ही इसके आधार स्तंभ थे। परंतु स्वामी जी इस पत्रिका की अकाल मृत्यु देखने को राजी नहीं थे। उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद को संपादक बनाकर इसे जारी रखने का फैसला किया, क्योंकि ये युवा सन्यासी कुछ समय कोलकाता से प्रकाशित होने वाली डॉन पत्रिका के सह संपादक रह चुके थे और उन्हें इस क्षेत्र में काफी अनुभव था। कप्तान जेम्स हेनरी सेवियर को उन्होंने पत्रिका का प्रबंधक बनाने का भी निर्णय लिया। उन्होंने सेवियर से कहा, बंगाल की जलवायु आपके अनुकूल नहीं होगी, अतः आपके लिए हिमालय के अल्मोड़ा नगर में रहकर प्रबुद्ध भारत का संचालन करना बेहतर होगा। सबकी सहमति से प्रबुद्ध भारत का कार्यालय अल्मोड़ा के थॉमसन हाउस नामक एक भाड़े के मकान में स्थानांतरित कर दिया गया। छपाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोलकाता से एक हैंड प्रेस लाया गया। इस नया स्थान से पत्रिका का पहला अंक अगस्त 1898 में प्रकाशित हुआ। इसके प्रकाशन में सिर्फ 1 महीने का व्यवधान आया था और परिस्थितियों की दृष्टि से यह उचित भी था। श्री सेवियर ने महसूस किया कि अल्मोड़ा में पर्याप्त निर्जनता नहीं है, अतः उन्होंने तथा स्वामी स्वरूपानंद ने एक उपयुक्त स्थान ढूंढने का बीड़ा उठाया।
अंततः वे 6000 से 7000 फीट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में फैले घने जंगलों वाली पहाड़ियों के बीच स्थित मायावती के सुंदर भूखंड तक जा पहुंचे। यह अल्मोड़ा से करीब 130 किलोमीटर पूर्व में स्थित था और वहां से बर्फ से ढकी हिमालय की भव्य चोटियों की मनोरम छटा दिख पड़ती थी। वे तत्काल समझ गए कि यही स्थान प्रबुद्ध भारत के कार्यालय हेतु सबसे उपयुक्त है और 2 मार्च 1899 को इसे खरीद लिया गया। 11 मार्च 1899 को श्री रामकृष्ण की जयंती के सार्वजनिक उत्सव के पवित्र दिन स्वामी स्वरूपानंद तथा सेवियर दंपति ने इस नवीन अद्वैत आश्रम में प्रवेश किया। यद्यपि भूमि के विक्रय पत्र में मायावती नाम का ही उल्लेख है, परंतु स्थानीय लोग इसे माईपट के नाम से जानते थे। उन दिनों यह अल्मोड़ा जिले में था, परंतु अब चंपावत जिले के अंतर्गत आता है। अद्वैत आश्रम के ट्रस्ट डीड से ज्ञात होता है कि मायावती पहले एक चाय बागान था जो ग्लेन गेल टी एस्टेट के नाम से जनरल मैकग्रेगर की संपत्ति हुआ करता था। इसके अंतर्गत काफी जमीन तथा जंगल और विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थित 3 बड़े मकान भी थे। सबसे ऊपर स्थित 2 मंजिले भवन में सन्यासी लोग रहते और काम करते थे। प्रत्येक सन्यासी को ऊपरी मंजिल में एक कक्ष दिया गया था। नीचे एक और एक बड़ी अंगीठी वाला बैठक खाना था और दूसरी ओर प्रेस तथा बुक बाइंडिंग विभाग थे। बैठक खाने का प्रबुद्ध भारत के कार्यालय तथा भोजन कक्ष के रूप में भी उपयोग किया जाता था। नीचे की अन्य 2 इमारतों में से ऊपर को अधिक धूप मिलता था, अतः सर्दियों में उसका मदर सेवियर के आवास के रूप में और गर्मियों में अतिथिशाला के रूप में उपयोग होता था, जिसे अब पुराना गेस्ट हाउस कहा जाता है। निचला भवन मदर सेवियर का ग्रीष्मकालीन आवास था, जिसे मदर्स बंगलो कहा जाता है।